हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ऑर्बिट में, जिसमें हम ग्रामर, वोकेबलरी और लिटरेचर के सभी महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करते हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आइए दोस्तों, आज के सेशन शुरू करते हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों, और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे इन्वर्जन ऑफ वर्ब, जिस पर परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल आते हैं और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कर नहीं पाते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती है। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। इन्वर्जन ऑफ वर्ब क्या है दोस्तों? इन्वर्जन ऑफ वर्ब मतलब वर्ब का जगह बदल जाना। जब आप वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं वो इन्वर्जन होता है। जनरली क्या होता है? जनरली हम वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में, और जब सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। आप सब लोग ये जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाता है, परंतु सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होता है, उस स्थिति में भी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया जाता है। कभी कभी मेन वर्ब को भी सब्जेक्ट से पहले लगा दिया जाता है, और उसी का नाम है दोस्तों इन्वर्जन ऑफ वर्ब। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होने के बावजूद भी हम कुछ जगह पर हेल्पिंग वर्ब को और कुछ जगह पर मेन वर्ब को भी सब्जेक्ट से पहले यूज कर देते हैं, और उसी का नाम है इन्वर्जन ऑफ वर्ब। इन्वर्जन ऑफ वर्ब दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक पार्शियल इन्वर्जन और दूसरा कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन ऑफ वर्ब का मतलब है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले यूज हो जाना। हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले यूज हो जाना हेल्प होता है पार्शियल इन्वर्जन ऑफ वर्ब। कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ वर्ब इसका बिल्कुल अपोजिट है। मेन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब या फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट से पहले यूज हो जाना। सब्जेक्ट से पहले यूज हो जाना। हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट से पहले लग जाता है तो पार्शियल इन्वर्जन, और मेन वर्ब अगर सब्जेक्ट से पहले लग जाती है तो कंप्लीट इन्वर्जन। तो दोस्तों ये कब कब होते हैं आइए बताता हूं मैं। पार्शियल इन्वर्जन दोस्तों ज्यादातर एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ लागू होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम में भी जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उस पर लागू होता है। कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे कि सेल्डम, रेयरली, नेवर, सेल्डम और नेवर, या सेल्डम इफ एवर, इस तरह के एडवर्ब अगर वाक्य के स्टार्टिंग में लग जाए, ध्यान रखें, नेवर, सेल्डम और नेवर, रेयरली, सेल्डम, सेल्डम इफ एवर, इस तरह की एडवर्ब अगर वाक्य के स्टार्टिंग में लग जाए तो आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाना पड़ता है टेंस के हिसाब से। इसी को पार्शियल इन्वर्जन ऑफ वर्ब कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए इस सेंटेंस को। दे seldom go to temple। इस सेंटेंस में दोस्तों seldom सब्जेक्ट के बाद है, इसीलिए यहां किसी भी तरह की कोई इन्वर्जन नहीं है। लेकिन इस seldom को अगर हम राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज कर देते हैं तो देखिए क्या होगा। seldom do they go to temple। सेल्डम डू दे गो टू टेम्पल। आप देख सकते हैं सेल्डम वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाने से हमें डू हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ा। इसी को दोस्तों पार्शियल इन्वर्जन ऑफ वर्ब कहते हैं, PIV।
कैसे डू लगाया? क्योंकि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में है और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डच यूज होता है, इसीलिए हमें डू को यूज करना पड़ेगा। तो ये पार्शियल इन्वर्जन का एक उदाहरण है। किसी और एक टेंस को लेकर और एक वाक्य में आपको बताता हूं। देखिए, द बॉयज नेवर प्लेड दिस गेम। इस सेंटेंस में आप देखिए नेवर सब्जेक्ट के बाद है, लेकिन नेवर को अगर हम राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ले आए, जैसे कि नेवर डिड द बॉयज प्ले दिस गेम। देखिए, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में था, प्लेड। नेवर तब बीच में था, अब नेवर को हमने वाक्य के स्टार्टिंग में लगा दिया, इसी वजह से डीड को सब्जेक्ट से पहले यूज करना पड़ा, हेल्पिंग वर्ब। इसी का नाम है दोस्तों पार्शियल इन्वर्जन ऑफ वर्ब। ऐसे बहुत से एडवर्ब हैं जिनके साथ यह लागू होता है। अभी मैंने आपके सामने पांच एडवर्ब लिखे थे, सेल्डम, रेयरली, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर और नेवर। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके साथ इन्वर्जन ऑफ वर्ब लागू होता है। अगर ये वाक्य के स्टार्टिंग में लग जाएंगे तो मैं उनको आपके सामने लिख रहा हूं दोस्तों। देखिए, so to such an extent, so to such an extent, only by, not a single word, not a single word, so to such an extent, only by, in no circumstances, no sooner than, इसमें दोस्तों नो सुनर जब स्टार्टिंग में आएगा, हार्डली व्हेन, इसमें दोस्तों जब हार्डली स्टार्टिंग में आएगा, स्केर्सली बिफोर, इसमें दोस्तों जब स्केर्सली बिफोर में आएगा। अभी जो मैंने आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से संबंधित कुछ एडवर्ब लिखे थे जो वाक्य के स्टार्टिंग में लग जाने से पार्शियल इन्वर्जन होता है, इनके अलावा ये भी कुछ और एडवर्ब है दोस्तों, ये भी अगर वाक्य के स्टार्टिंग में लग जाएंगे तो पार्शियल इन्वर्जन ऑफ वर्ब होता है। देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल और देता हूं ताकि आपके लिए ये चीज क्लियर हो जाए और आप इस तरह की सवाल को एग्जाम में कर सको। आइए और दो एग्जाम्पल आपके सामने में रखता हूं और सवाल भी दो चार आपको बताता हूं दोस्तों किस तरह से ये पूछा जाता है एरर में और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। देखिए, दे नो सूनर कॉल्ड मी देन आई केम हियर। इसमें आप नो सूनर को देखिए, नो सूनर वाक्य के बीच में है, सब्जेक्ट के बाद, कोई इश्यू नहीं है, यहां इन्वर्जन नहीं करना है। लेकिन अगर हम नो सूनर को स्टार्टिंग में ले आए तो देखिए दोस्तों क्या होगा, नो सूनर डिड दे कॉल मी देन आई केम हियर। तो आप देख सकते हैं अगर नो सूनर को हमने वाक्य के स्टार्टिंग में लगा दिया तो ये डिड हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करना पड़ा, इसी को पार्शियल इन्वर्जन ऑफ वर्ब कहते हैं। मैं दो तीन क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, आप खुद करके देख लीजिएगा। हार्डली she got up when she had breakfast। और सुबह उठती ही नहीं थी कि ब्रेकफास्ट कर लेती थी।
तो आप देख सकते हैं हार्डली इस वाक्य के स्टार्टिंग में लग गया है। तो आप एरर बताइए दोस्तों, क्या एरर होना चाहिए? निश्चित रूप से दोस्तों ये सवाल पार्शियल इन्वर्जन ऑफ वर्ब से लेकर है। हार्डली व्हेन से जब आप दो वाक्य को कनेक्ट करेंगे, हार्डली अगर वाक्य के स्टार्टिंग में लग जाता है तो सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा यहां पर, और वो भी टेंस के हिसाब से, क्योंकि ये सेंटेंस गॉट, जीओटी गॉट, पास्ट इंडेफिनिट है। तो दोस्तों इस वाक्य का सही रूप होगा डिड सी गेट। इस तरह से आपको सवाल दिया जाएगा। और एक देख लीजिए सेंटेंस, to such an extent he tells a lie that people don't believe him. People don't believe him. देखिए, एरर पहचानने की कोशिश करिए, किस पार्ट में एरर है, और उस वाक्य को ठीक करने का भी कोशिश करिए। नियम के अनुसार पार्शियल वर्जन ऑफ वर्ब, पार्शियल इन्वर्जन ऑफ वर्ब के नियम के अनुसार टू सच एन एक्सटेंट वाक्य के स्टार्टिंग में यूज हुआ है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करना पड़ेगा। तो इस पार्ट में एरर है दोस्तों, ही टेल्स, इस पार्ट में एरर है दोस्तों। ये जो ही टेल्स है, आपको यहां पर डज ही टेल करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज लगते हैं, तो आपको डज करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों पार्शियल इन्वर्जन ऑफ वर्ब के क्वेश्चंस हैं। दो क्वेश्चंस में और दे रहा हूं, आप उसको करिएगा फिलहाल। देखिए, नॉट ए सिंगल वर्ड the chairman has spoken। देखिए, नॉट ए सिंगल वर्ड द चेयरमैन हैज स्पोकन। क्या एरर है? नॉट ए सिंगल वर्ड, जो भी सेंटेंस, जो भी फ्रेज इस तरह से शुरू होंगे, नॉट ए सिंगल वर्ड, नॉट ए सिंगल थिंग, तब आपको इन्वर्जन करना पड़ेगा। इस पर सवाल आता है। द चेयरमैन सब्जेक्ट है, नॉट ए सिंगल वर्ड स्टार्टिंग में यूज हो गया है, तो ये जो हैज है, हैज स्पोकन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज को आपको सब्जेक्ट से पहले लाना पड़ेगा, अर्थात हैज यहां पर आ जाएगा दोस्तों, इस पोजीशन में हैज आ जाएगा। तो हैज द चेयरमैन, ये हैज यहां से हट जाएगा, तो वाक्य का सही फॉर्म हो जाएगा नॉट ए सिंगल वर्ड हैज द चेयरमैन स्पोकन। तो दोस्तों आज के सेशन में मैंने आपको पार्शियल इन्वर्जन ऑफ वर्ब पर बताया कि किस तरह से ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से कोई भी परीक्षा आप दें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर परीक्षा में ये सवाल आ रहे हैं दोस्तों। आप उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अब ये चीज आपके लिए आसान हो गया होगा, वो आप कर पाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। अगले सेशन में कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ वर्ब के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।